इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज आवर्त चक्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को आप बोलते हो आवर्त चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को बोलते हैं आवर्त चक्र। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। पूछेगा गुरुजी आप बताओ इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, क्या कहानी है। हमने कहा कि जब भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करे तो हमने बोला कि स्तनधारियों की जो मादाएं हैं, उन स्तनधारियों की मादाओं में क्या होता है, उन मादाओं में अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन आते हैं। और वो जो चक्रीय परिवर्तन आता है उनका नियंत्रण हार्मोन करता है। उनका नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन करता है। उनका नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन करता है। पूछेगा सर कौन सा हार्मोन करता है, कैसे आते हैं चक्रीय परिवर्तन? तो बड़े ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले एक बात बोली कि मादा स्तनधारियों में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन प्रजनन चक्र कहलाते हैं। अब सवाल था गुरुजी ये परिवर्तन होते कौन से हैं, और आपने बोला इन परिवर्तनों को करवाने के लिए हार्मोन उत्तरदायी है। बताओ ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। बेटा आपने जब 11th क्लास का अंतःस्रावी ग्रंथियों का चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा आपने वहां पर बात करी थी, वो बात करी थी हाइपोथैलेमस के बारे में। आप कहोगे यस गुरुजी, हमने वहां पर हाइपोथैलेमस के बारे में बात करी थी। आपको पता था हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन जो है वो अपने पास आते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि के पास। वो कहां आते हैं? वो आते अपने पास अग्रपीयूष ग्रंथि के पास आते हैं। वो हार्मोन जो थे वो अग्रपीयूष ग्रंथि के पास आते हैं। बोला साहब ठीक है, तो हुआ क्या? हमने बोला हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया और ये हार्मोन जो था इसका नाम है GnRH। और इस GnRH नाम के हार्मोन ने प्रेरित किया किसको? अग्रपीयूष ग्रंथि को। जब अग्रपीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया तो मेरे लाडलो इस अग्रपीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्रावन हुआ। बोला कौन सा हार्मोन? दो हार्मोन, एक का नाम FSH और दूसरे का LH। तो यहां से हमने बोला FSH एंड LH जो है उसका हुआ स्रावन। FSH तथा LH हार्मोन है, उनका स्रावन हुआ। ये अग्रपीयूष ग्रंथि के FSH एंड LH हार्मोन है, ये जाके कहां काम करते हैं? हमने बोला ये जाके काम करते हैं अंडाशय पर। कहां जाके काम करते हैं? अंडाशय पर। ये अंडाशय पे जाके काम करते हैं, मतलब ये किसका नियंत्रण करते हैं? हमने बोला अंडाशय चक्र का। ये अपने पास अंडाशय चक्र का नियंत्रण करते हैं। ये नियंत्रण करते हैं, वो करते हैं अंडाशय चक्र का। बोला गुरुजी ठीक है। फिर याद करो अंडाशय भी हार्मोन स्रावित करता है, और अंडाशय में हार्मोन कौन स्रावित करता है? जल्दी बताओ।
पिछले लेक्चर में हम भर भर के बात कर चुके हैं कि अंडाशय में वो कौन सी संरचना थी जो खूब सारे हार्मोन स्रावित कर रही थी। जल्दी बताओ उस संरचना का नाम, जल्दी बताओ उस संरचना का नाम। यस, जल्दी बताओ उस संरचना का नाम। जल्दी बताओ। कॉर्पस ल्यूटियम, बेहतरीन, शाबाश। उस संरचना का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। हमने बोला अंडाशय से हार्मोन स्रावित हुए। कौन से हार्मोन स्रावित हुए भैया? इस अंडाशय ने स्रावण किया दो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट, एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड दूसरे को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये दो हार्मोन निकल के आए। याद करना, परिवर्धनशील पुटिका है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण करती है, और कॉर्पस ल्यूटियम से तो ये दोनों ही स्रावित करते हैं। अब अंडाशय से और भी कई सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन अंडाशय की ये दो हार्मोन थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जाके काम करते हैं। वो काम कहां पे करते हैं? ये जाके काम करते हैं, वो काम करते हैं गर्भाशय पे। कहां पे जाके काम करते हैं? गर्भाशय पे। मतलब महिला के गर्भाशय में परिवर्तन कौन करवाता है? अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन है, वो गर्भाशय में परिवर्तन करवाते हैं। तो मैं कहूं कि यही तो नियंत्रण हुआ गर्भाशय चक्र का। यही तो नियंत्रण हुआ किसका? इस गर्भाशय चक्र का नियंत्रण हुआ। इस गर्भाशय चक्र का नियंत्रण हुआ, इस यूट्रस के चक्र का नियंत्रण हुआ। चलें, इतनी सी बात को नोट करें। इतनी सी बात को जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। इतनी सी बात को जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। यस, नोट किया? वेरी गुड खुशी, शाबाश। ताबड़तोड़ जनता ने नोट कर लिया। प्रज्ञा, नोट किया, नोट किया। बेटा अपना माइक खुद का चेक करें। मेरी साइड से वॉइस ओके है, सभी बच्चों को सुनाई दे रही है, लोग बढ़िया से पढ़ाई करके रेस्पॉन्स दे रहे हैं। यस, आप अपनी साइड से वॉइस चेक करें। प्रज्ञा, आपकी उधर से कोई दिक्कत होगी? यस। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। अब सवाल यह था कि सर ये आर्व चक्र जो था, बोला यस, ये आर्व चक्र है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी अवधि कितनी होती है? ये कितने समय में पूरा होता है? कितने? अरे अच्छा, आर्तव, ठीक है भाई, हाँ आर्वत लिख दिया, आर्तव चक्र है। हमने बोला कि वो सवाल पूछेगा कि ये जो आर्तव चक्र है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कितने दिनों में पूरा होता है। तो बड़े ध्यान से देखना, जब भी बोले कि आप बताओ इस आर्तव चक्र की अवधि, इसकी अवधि बताओ, ये कितने समय में पूरा होता है। तो याद रखना, महिलाओं में ये जो आर्तव चक्र है, ये कितने दिनों में? हमने बोला 28 या 29 दिन का चक्र है। तो जब भी बोले कि बताओ आर्तव चक्र की अवधि कितनी है, हमने बोला 28 या 29 दिनों का चक्र है। 28 या 29 दिनों का चक्र है। यस। अब सवाल सीधा सा है, सटीक सा है। गुरुजी एक छोटी सी बात आप हमें बताओ। हमने कहा पूछो मेरे लाडले, आप ये बताओ कि महिलाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू कब होता है और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद कब होता है। बड़े ध्यान से देखना बेटा, हमने बोला था महिलाओं में लगभग 11-12 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता है, उसको बोलते हैं मीनार्के। अपने पास टर्म अपने पास है मीनार्के, और दूसरी अपने पास है मीनोपोज। दूसरी अपने पास है, वो अपने पास है मीनोपोज। हमने बोला जब भी कोई कहे मीनार्क क्या है,
हमने बोला ये मीनार्क जो था ये वो समय था जब महिला में प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो हमने बोला ये मीनार्क किसको बोलते हैं? हमने बोला मेंस्ट्रुअल, महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत। जो महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है, जो प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको बोलते हैं मीनार्के। और ये कब आता है? ये बेटा 11 से 13 वर्ष की उम्र में आता है। ये अपने पास महिला में 11 से 13 साल की उम्र में आता है। बोला गुरुजी ठीक है, महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद। हमने बोला मीनोपोज। हमने बोला महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूर्णतः बंद होना। हमने बोला कि एक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से बंद हो गया। ये किस में होता है? हमने बोला ये होता है लगभग 50 वर्ष की उम्र। लगभग 50 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना हो गया बंद। तो मैं ये कह दूं कि महिला में पहले बार मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था? आपका जवाब होगा गुरुजी पहले बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, वो आया था किस उम्र में? आप कहोगे 11 से 13 साल की उम्र में। और कौन सी उम्र थी जिसमें जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना पूरी तरह से बंद हो गया? हमने बोला लगभग 50 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना पूरी तरह से बंद हो गया। तो अब बात क्या निकली? बात यह निकली कि जब जब महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, ये जो बीच की अवधि है, ये जो समय अंतराल है, ये वो समय अंतराल है जब महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। और अगर महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तभी महिला बच्चे पैदा कर सकती है। ना तो इस उम्र से पहले महिला बच्चे पैदा कर सकती है, ना इस मीनोपोज के बाद महिला बच्चे पैदा कर सकती है। महिला बच्चे पैदा कर सकती है इस समय अंतराल में। तो हमने बोला इस समय अंतराल में महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। इसे प्रजनन काल कहते हैं। तो जब भी बोले कि बताओ महिलाओं में प्रजनन काल कब से कब होता है, हमने बोला मीनार्की तथा मीनोपोज के बीच का जो समय है उसी को क्या बोलते हैं? प्रजनन काल। यही वो समय है, यस, जिसको अपन प्रजनन काल बोल के चलते हैं। ये लगभग 35 से 40 वर्ष का समय होता है। इतने समय तक ही महिला बच्चे पैदा कर सकती है। यस, चले इतनी सी बात को एक बार नोट कीजिए। यस बेटा, मीनार्की को मीनार्की ही बोलना है। यस, मीनोपोज को बोलते हैं रजोनिवर्ती। आपको इंग्लिश ही याद रखनी है, मीनार्की एंड मीनोपोज। यस, यस। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। यस, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सवाल पूछेगा गुरुजी, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जैसे हम मनुष्य की महिलाओं में देखते हैं कि उनमें हर महीने योनि से रक्त का स्राव होता है, लाल रंग के द्रव्य का स्राव होता है। वो लाल रंग का द्रव्य केवल रक्त नहीं है,
उस लाल रंग के द्रव्य में बहुत सारी मृत कोशिकाएं स्थित है, ऊतक द्रव्य स्थित है, म्यूकस है, रक्त है, कई सारी चीजों का मिश्रण है जिसे अपन माहवारी बोलते हैं। लेकिन आप देखिए मनुष्य में तो महिलाओं में हर महीने माहवारी होती है, लेकिन गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी तो स्तनधारी है, इनमें माहवारी नहीं होती। तो इनमें क्या कोई साइकिल नहीं चलता? मैंने कहा चलता है। यहां पे दो अलग अलग तरह के साइकिल के बारे में बात करेंगे हम। एक बात कर रहे हैं यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा मेरे पास है एस्ट्रस साइकिल। दूसरा मेरे पास है एस्ट्रस साइकिल। इन दोनों साइकिल के बारे में एक एक करके बात करते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा मेरे पास है एस्ट्रस साइकिल। अब दोनों के बारे में बड़े ध्यान से देखना। जब भी बोले कि सर आप बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तु चक्र क्या है, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा चक्र है जिसमें योनि से लाल रंग के द्रव्य का स्रावण होता है। तो ऐसा चक्र जिसमें योनि से लाल रंग के द्रव्य का स्रावण होता है। स्रावण होता है उसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कौन सा चक्र? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल प्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं में पाया जाता है। और प्राइमेट स्तनधारी कौन से थे? ऑर्डर प्राइमेटा के सदस्य, जिनमें अपने पास बंदर आते हैं, हम मनुष्य आते हैं। तो मैंने बोला ये केवल प्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं में पाया जाता है। चले, पूछेगा गुरुजी प्राइमेट स्तनधारी की मादाओं, मैंने कहा हां। पूछेगा वो प्राइमेट स्तनधारी जो है वो है कौन? हमने बोला इसी में अपने पास है बंदर, इसी में अपने पास आते हैं मानव आदि। ये सारे के सारे प्राइमेट स्तनधारी में आते हैं। सवाल पूछेगा गुरुजी इस एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है? बेटे इस एस्ट्रस साइकिल के बारे में जब भी बात करें तो ध्यान रखना यहां पर योनि से कभी भी लाल रंग का द्रव्य नहीं निकलता। तो मैंने बोला ऐसा चक्र जिसमें योनि से लाल रंग के द्रव्य का स्रावण नहीं होता। ऐसा चक्र जिसमें योनि से लाल रंग के द्रव्य का स्रावण नहीं होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एस्ट्रस साइकिल। अब याद रखना कि स्तनधारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें इस ऑर्डर प्राइमेटा को छोड़ दे, इन प्राइमेट स्तनधारियों को छोड़ दे, तो उनको छोड़ के जितने भी है उन्हें बोलते हैं नॉन प्राइमेट। तो हमने बोला ये नॉन प्राइमेट स्तनधारियों की ये नॉन प्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं में पाया जाता है। पाया जाता है। पूछेगा सर नॉन प्राइमेट स्तनधारी में कौन आ गए?
अरे हमने कहा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो सारे के सारे किस में आ गए? नॉन प्राइमेट में। तो हमने बोला गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, ये सारे के सारे किस में आ गए? हमने बोला ये सारे के सारे आ गए नॉन प्राइमेट्स में। ये मेरे पास आ गए नॉन प्राइमेट्स में। अब बच्चे हम यहां पर मानव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो हमारी बात होगी वो पूरी की पूरी किसके बारे में होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हम बाकी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हमारी कोई भी बात होगी वो किसके बारे में होगी? केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में होगी। तो जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर मैं आपको सुनाता हूं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कहानी। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी कहानी बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से। नोट किया? अब बड़े ध्यान से देखना। आप कहोगे गुरुजी आप बताओ, यहां पर आप बात कर रहे हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हो। हमने कहा हाँ भाई साहब, हम यहां पे बात जो आपसे कर रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुल 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं हैं। मैं एक एक करके उन तीनों अवस्था के बारे में आपको बताता हूं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल मिला के कितनी अवस्था? हमने बोला इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल मिला के अपने पास 3 अवस्थाएं हैं। टोटल मिला के अपने पास 3 अवस्थाएं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे पहली अवस्था को बोलते हैं आर्तु अवस्था, या इसी का दूसरा नाम है ब्लीडिंग अवस्था। आर्तु अवस्था या इसी का नाम है ब्लीडिंग अवस्था। सवाल था गुरुजी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा अगर इसकी इंग्लिश आप हमसे पूछोगे तो हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन अवस्था, या हमने बोल दिया दूसरा मेरे पास आई ब्लीडिंग अवस्था। आपने बोला ये पहली अवस्था है। यस। दूसरी अवस्था बड़े ध्यान से देखना। दूसरी अवस्था को अपन बोलते पुटी की अवस्था, या गुणन अवस्था, या गुणन अवस्था। बड़े ध्यान से देखना। फॉलिक्यूलर अवस्था, या इसी को बोलते हैं प्रोलीफरेटिव अवस्था। प्रोलीफरेटिव अवस्था। हमने बोला फॉलिक्यूलर अवस्था को ही बोलते हैं प्रोलीफरेटिव अवस्था। बोला साहब ये दूसरी अवस्था। तीसरी और अंतिम अवस्था बड़े ध्यान से देखना। तीसरी और अंतिम अवस्था को बड़े ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं ल्यूटियल अवस्था, या इसे बोलते हैं स्रावी अवस्था। ल्यूटियल अवस्था या सिक्रीटरी अवस्था। तीनों अवस्था को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिए। हम एक एक करके बात करते हैं। मैंने बोला कि जब भी अंडाशय में या गर्भाशय में कोई भी परिवर्तन होगा
तो उसके लिए कोई ना कोई हार्मोन उत्तरदायी होगा, कोई ना कोई हार्मोन उत्तरदायी होगा। आपने कहा बिल्कुल सर। सबसे पहले आता है कि सर आप बताइए ये आर्तव जो अवस्था है, जो ब्लीडिंग अवस्था है, ये कितने दिन की होती है? बेटा ये ब्लीडिंग अवस्था जो है, अगर कोई पूछे इसकी अवधि बताओ, हमने बोला इसकी अवधि जो है वो 3 से 5 दिन है। इसकी अवधि जो है वो 3 से 5 दिन है। पूछेगा सर इस पुटी की अवस्था में, अगर कोई पूछे इस पुटी की अवस्था की अवधि बताओ, ये जो पुटी की अवस्था है इसकी अवधि बताओ, हमने बोला अगर इस पुटी की अवस्था की अवधि पूछोगे तो इसकी अवधि लगभग 9 दिन के आसपास आती है। 6 से 9 दिन की बोल देते हैं। इसकी अवधि जो अपने पास है वो 6 से 9 दिन, 13 दिन तक बोल देते हैं। मैं मोटा मोटा 9 दिन बोल दूं या मैं कह दूं 6 से 13 दिन की अवधि इसकी होती है। वो पूछेगा ल्यूटियल अवस्था, इसकी अवधि बताओ। बेटा अगर कोई पूछे इस ल्यूटियल अवस्था की अवधि बताओ, तो बड़े ध्यान से देखना, इसकी अवधि जो होती है वो होती है 14 दिन, 14 डे। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से देखना कि आप देखिए इसकी अवधि कैसी है, परिवर्तनशील, और इसकी अवधि जो है ये अवधि कैसी है, हमने बोला परिवर्तनशील अवधि है। बड़े ध्यान से देखना ये कैसी है, हमने बोला ये अपने पास है परिवर्तनशील अवधि। ये परिवर्तनशील अवधि है। बोला हां, मतलब ये दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो 14 दिन की अवधि है ये एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है। हमने बोला ये एकदम फिक्स्ड अवधि है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये पूरी की पूरी 14 दिन में ही होगी, ना एक भी दिन ऊपर ना एक भी दिन नीचे। 14 दिन में ही पूरी होगी, ना एक भी दिन ऊपर और ना एक भी दिन नीचे। पूछेगा सर एक छोटी सी बात और बता दो, मैं इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन बता देता हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, पूरा का पूरा कंक्लूजन बता देता हूं। पूछेगा ये जो ब्लीडिंग अवस्था आती है महिलाओं में, जो 3 से 5 दिन तक माहवारी आती है, रक्त स्राव होता है, ये कौन से हार्मोन के कारण होता है? तो हमने बोला ये मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन की क्या हो जाती है, कमी के कारण होता है। प्रोजेस्टेरोन के स्रावण जो है, प्रोजेस्टेरोन, ये मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने के कारण होता है। तो महिला में जो ब्लीडिंग अवस्था होती है वो मुख्यतः किसकी वजह से होती है? महिला के शरीर में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया तो महिला में कौन सी अवस्था आएगी? ब्लीडिंग अवस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी? ब्लीडिंग अवस्था आएगी। बोला गुरुजी ठीक है। पूछेगा सर आप हमें बताइए इस पुटी की अवस्था में क्या होता है? बेटा पुटी की अवस्था में पुटिका का परिवर्धन होता है और इसके लिए जो मुख्य हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इस अवस्था में कोई पूछे तो क्या पूछेगा? हमने बोला एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो होता है बहुत बहुत ज्यादा। महिला के शरीर में इस पुटी की अवस्था में कौन से हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा? एस्ट्रोजन का। इसलिए इस पे मुख्य हार्मोन जो है वो अपने पास है एस्ट्रोजन। पूछेगा गुरुजी आप ये बताओ इस ल्यूटियल अवस्था में क्या होता है? बेटा ये ल्यूटियल अवस्था वो अवस्था थी जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ज्यादा होता है, लेकिन मुख्य हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तो हमने बोला यहां पर तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही क्या होते हैं? बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन पूछे कि मुख्यतः कौन सा है? हमने बोला इन दोनों में मुख्यतः पूछे तो प्रोजेस्टेरोन उसका लेवल हाई है। ये सबसे मुख्य बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे मुख्य बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे मुख्य बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
यस सर, किसी किसी फीमेल में 4, बेटा वो हार्मोनल इंबैलेंस है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं महिला के शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस है या फॉलिकल्स का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है। एक अच्छे डॉक्टर से मिलके चेकअप कराना चाहिए। यस इतनी सी बात को एक बार नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। यस इतनी सी बात को जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। बोला गुरुजी नोट किया। अब बेटा बच्चों का एक सवाल आता है, गुरुजी आपने ये तो बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितना भी खेल है वो सारे सारे हार्मोन का है, लेकिन एक बार ये बता दीजिए ना कि एफएसएच हार्मोन क्या काम करेगा, एलएच हार्मोन क्या काम करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा। इनके काम भी थोड़ा सा बता दो तो चीजों को कनेक्ट करने में आसानी रहे। बोलो, मैंने तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया कि नहीं रख दिया? मैंने वही बात कर ली जो तुम पूछना चाह रहे थे। अरे बोल दो ना जरा, दिल में है जो छिपा। मैं सभी से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मेरी रसगुल्ला आर्मी मेरा स्वाभिमान, मेरी रसगुल्ला आर्मी मेरा स्वाभिमान, मेरी रसगुल्ला आर्मी मेरा स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमान। यस चलो भाई साहब बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला भाई साहब हम एक एक हार्मोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, वो बात करते हैं इस एफएसएच के बारे में कि ये एफएसएच नाम का जो हार्मोन है ये क्या काम करता है। बच्चे ये एफएसएच नाम का हार्मोन जो है ये पुटिका के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है। मतलब यही वो हार्मोन था जो प्राथमिक पुटिका को ग्राफियन पुटिका में बदलता है। तो मैंने बोला ये पुटिका परिवर्धन, ये पुटिका परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है। ये पुटिका परिवर्धन के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल उसको कन्वर्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये काम किसका है? ये काम है एफएसएच का। ये कौन से हार्मोन का काम है? ये एफएसएच का काम है। बोला गुरुजी ठीक है। सर हार्मोन तो यहां पे एक और भी था जिसका नाम था एलएच। आप बताओ ना ये एलएच हार्मोन क्या काम करता है? याद करो, अंडाशय से अंडा बाहर मुक्त होना इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग, दैट इज ओव्यूलेशन। अंडाशय से अंडा बाहर निकलना इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, दैट इज अंडोत्सर्ग। तो ये मैंने कहा ओव्यूलेशन करवाता है, दैट इज अंडोत्सर्ग करवाता है। पहली बात। दूसरी बात मैंने बोला था, पिछले लेक्चर में बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कौन करवाता है? एलएच। हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाता है। ये वो है जो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। तीसरी बात, अंतिम बात, ये वो हार्मोन था बेटा जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। क्योंकि अगर महिला के शरीर में एलएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। तो ये अपने पास वो है जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। ये वो हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बोला गुरुजी ठीक है। सवाल था
सर आपने एक और हार्मोन के बारे में बात करी थी जिसका नाम था एस्ट्रोजन। आप बताइए ये इस एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या कहानी है। बच्चे आपको मैं बता दूं कि महिला का जो मुख्य हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। ये बात मैं एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूं कि एस्ट्रोजन महिलाओं का मुख्य हार्मोन है। एक परिवर्धनशील पुटिका अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। यह एस्ट्रोजन क्या काम करता है? यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करता है। तो हमने बोला ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन प्रेरित करता है। तो बताओ एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन कौन करवाता है? कौन करवाता है? आपका जवाब होगा एस्ट्रोजन करवाता है। कौन करवाता है? एस्ट्रोजन करवाता है। बोला साहब ठीक है। इसका मतलब अगर एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन होगा तो बताओ एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी जवाब दो। अगर एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन होगा तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ेगी कि घटेगी? एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी जवाब दो। यस, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। यस, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। यस, बढ़ेगी, बिल्कुल सर बढ़ेगी। तो ये क्या काम करता है? हमने बोला एंडोमेट्रियम की मोटाई, एंडोमेट्रियम की मोटाई, उस मोटाई को क्या करता है बेटा? बढ़ाने का काम करता है। यह काम किसने कर दिया? एस्ट्रोजन ने कर दिया। अब एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ा दी क्योंकि वो मोटी एंडोमेट्रियम भ्रूण के आरोपण के लिए बेहद जरूरी है। अगर वो एंडोमेट्रियम टूट गई तो फिर भ्रूण का आरोपण नहीं होगा, महिला प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो अब काम था कि एस्ट्रोजन तो ये कह रहा है कि मैंने एंडोमेट्रियम को बना दिया, अब इस बनी हुई एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रखेगा? इस बनी हुई एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन रखेगा? उसको मेंटेन रखने का जो काम है वो प्रोजेस्टेरोन का है। अब इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम किसका है? इसको मेंटेन रखने का काम प्रोजेस्टेरोन का है। और इस प्रोजेस्टेरोन को ही अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। तो जब भी बोले कि बताओ प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं, तो आप कहोगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि यही वो हार्मोन था जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अगर महिला में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, जो मोटी हो गई उस मोटी एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना जरूरी है। तो अगर एक गर्भवती महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो तुरंत के तुरंत गर्भ गिर जाएगा, महिला में अबॉर्शन हो जाएगा। और डिलीवरी के टाइम भी यही होता है, महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? बहुत कम। जो ही कम होगा हमने बोला कि बच्चे का जन्म हो जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? मैंने बोला ये एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में सहायक। हमने बोला ये वो था जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में सहायक था। बोला गुरुजी ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम में रक्त वाहिनियों का निर्माण करवाता है। यस, रक्त वाहिनियों का निर्माण करता है। तो मैंने बोला एंडोमेट्रियम में
में रक्त वाहिनी का निर्माण करवाता है। तीसरी बात पूछेगा और क्या काम करता है। हमने बोला एंडोमेट्रियम में ग्रंथियों का निर्माण भी यही करवाता है। हमने बोला एंडोमेट्रियम में ग्रंथियों का निर्माण करवाता है। एंडोमेट्रियम में ग्रंथियों का निर्माण करवाता है, ग्रंथियों का निर्माण करवाता है। ये सारे के सारे काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। हम मोटी मोटी बात कर रहे थे कि ये दोनों के दोनों हार्मोन तो वो है जो अंडाशय पे जाके काम करते हैं और कहां से निकलते हैं? अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन वो है जो अंडाशय से निकलते हैं और गर्भाशय पे जाके काम कर रहे हैं, गर्भाशय पे जाके काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इतनी सी बात को एक बार नोट कीजिए, नोट कीजिए। फिर मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, फिर मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। यस, यस, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। अगर इतनी सी कहानी आप लोगों ने नोट कर ली तो अब कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना और बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, पूरे कॉन्सेप्ट को देखना। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बच्चे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आप लोगों से बात करी कि हम यहां पे जो बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। बोला गुरुजी ठीक है। हमने बोला हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बोला ये मेरे पास है फर्स्ट डे और इधर ये जो लास्ट में है, हमने बोला ये मेरे पास है 28 और 29 डे। बोला गुरुजी ठीक है। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे ये कहा मेरे लाडले कि अपने पास इस पहले दिन से लेकर, हमने बोला ये मेरे पास है 5th डे। हमने बोला यहां पर ये मेरे पास जो है ये कौन सी अवस्था है? हमने बोला ये मेरे पास है ब्लीडिंग अवस्था। हमने बोला 3 से 5 दिनों तक। कुछ महिलाओं में 3 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है, कुछ में 4 तक, कुछ में 5 दिन तक चली जाती है। तो इसलिए हमने बोला अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ तो पहले दिन से 5वें दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। बोला गुरुजी ठीक है। फिर हमने बोला यहां पे अपने पास हुआ 6ठे दिन से कहानी हुई 13वें दिन तक। यहां मेरे पास जो हुआ ये मेरे पास हुआ 6th डे। हमने बोला ये 6ठे दिन से लेके 13वें दिन तक, दैट इज लगभग 9 दिन का टाइम हुआ ना। यस, यहां पर देखिए हमने लिख रखा है यहां पर ये 6ठे दिन से 13वें दिन तक, 13वें दिन तक, 6ठे दिन से लेके 13वें दिन तक। मतलब ये जो 6ठे दिन से 13वें दिन तक है, मैं अगर कह दूं तो ये समय हुआ लगभग 9 दिनों का। वो तो मैंने डेट लिखी थी 6ठे दिन से। ये मेरे पास लगभग 9 दिनों का टाइम हुआ, 6ठे दिन से 13वें दिन तक। यस, लगभग 9 दिनों का टाइम हुआ। तो हमने बोला ये 6ठे दिन से 13वें दिन तक ये जो मेरे पास है, यही तो मेरे पास है पुटी की अवस्था। ये अपने पास है 6th से 13th डे। लगभग 9 दिन का टाइम पीरियड हो गया। बोला गुरुजी ठीक है। नेक्स्ट
हमने माना, आप बड़े ध्यान से देखना, हमने माना ये जो 13 दिन के बाद ये जो पीरियड आ गया, ये यहां से यहां तक जो मैंने पीले रंग से कर दिया, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है 14th डे, ये मेरे पास है 14th डे, और ये जो यहां शुरू हो गया ये मेरे पास है 15th डे। तो हमने क्या देखा कि ये 14th डे वाला जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है, 14वां दिन महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो दिन है जब अंडोत्सर्ग होता है। मैंने बोला ये वो था जब अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होता है, दैट इज ओव्यूलेशन होता है। ये वो टाइम था जब महिला में अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होता है, दैट इज ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है। बोला यस सर, बोला सब ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा इत्मीनान से देखना, हमारी एनसीईआरटी माता ने क्या कर रखा है? एनसीईआरटी माता ने इस 14वें दिन ओव्यूलेशन को किसका पार्ट मान रखा है? पुटी की अवस्था का पार्ट मान रखा है। किसका पार्ट मान रखा है? पुटी की अवस्था का पार्ट मान रखा है। तो अगर कोई कहे कि बताओ महिला में ये अंडोत्सर्ग, ये ओव्यूलेशन कब होता है, आप कहोगे 14वें दिन होता है, या मैं कह दूं कि पुटी की अवस्था के अंत में ओव्यूलेशन होता है, या मैं कह दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में ओव्यूलेशन होता है, मध्य में ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन कब होता है? हमने बोला ये कब होता है? हमने बोला पुटी की अवस्था के अंत में ओव्यूलेशन होता है। या देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन का है, 29 दिन का है, तो उसके लगभग मध्य में ओव्यूलेशन हो गया, उसके लगभग मध्य में ओव्यूलेशन हो गया, उसके लगभग मध्य में ओव्यूलेशन हो गया। चले बेटा, अब कई बच्चे मेरे को गिनती सिखा रहे, सर 6ठे दिन से लेके 13वें दिन तक जो थे वो तो कोई कह रहा 8 ही दिन होते हैं, कोई 9 दिन होते हैं। अरे मेरे झंडू, ये भी तो घट रहे हैं। ये अगर 3 दिन में ही पूरा हो गया, 4 दिन में ही पूरा हो गया, तो वो दिन भी तो इसी में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? इसलिए मैंने, देखो मैं बहुत समझदार इंसान हूं, बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं। तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, ये तिरछे करके लगा रखे। तिरछे का मतलब होता है लगभग, ये तिरछे करके लगा रखे। इस तिरछे का मतलब होता है लगभग। क्या आप 5वीं क्लास से पास हैं? जब मैंने कह दिया कि पुटी की अवस्था की अवधि परिवर्तनशील है, तो वो कुछ फिक्स है ही नहीं। वो 2, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो इतना ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं बनना, है ना? तुमको क्या लगा मास्टर ने तुम्हारी तरह पहली, दूसरी, तीसरी क्लास पढ़ी? नहीं बेटा, 5वीं क्लास तक तो मैं स्कूल का टॉपर हुआ करता था। वो अलग बात है कि उसके बाद क्लास में भी टॉप नहीं आता था, है ना? तो गिनती पहाड़े मैंने पूरे सीखे थे। तो थोड़ा सा आ जाओ यार, फिजिक्स पढ़ लो। देखो थोड़ा घुमा के लगा रखा है, इसमें लगा रखा है बिल्कुल बराबर 14 दिन एकदम फिक्स लिख दिया यार, भाड़ में गया बाकी काम। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो 5वीं क्लास। तो भाई साहब, अब मेरे हिसाब से दिमाग की बत्ती जल गई होगी। बोला हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल दिमाग की बत्ती जल गई। कई तो ये सोच रहे हैं सर एग्जैक्टली में दिमाग की बत्ती जल तो जाती है, लेकिन कई बार हमारी दिमाग की बत्ती जब जलती है जब आप हमें लपेट लेते जब तक लपेटते नहीं ना, तब तक ऐसा लगता है कि भाई आज जिंदगी में कुछ अधूरा अधूरा सा चल रहा है ना? तो अब तो भाई बात क्लियर है मेरे भगवानों, ओ प्रभु, अब तो बात क्लियर है। छोड़ दो उस 5-6 को। परिवर्तनशील डेटा भी मैं बताऊंगा कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है। 1 मिनट इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। और अगर ये कह रहे हो कि सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, आप बिल्कुल आगे बढ़ो, तो भाई फ्लो मत उड़वाओ प्लीज, क्योंकि एक बार हंसी मजाक वाले मोड में चले गए ना, तो दोबारा से उतना कंसंट्रेटेड होकर टॉपिक पे नहीं जा पाएंगे। मुझे इस टॉपिक की बाल की खाल निकाल के एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है। तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए मैं आपका ध्यान बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं एकदम चिपक के, फुल्ली कंसंट्रेटेड होके आप इस कॉन्सेप्ट को सीखो। क्लियर है? क्या बात है, आ जाओ। तो
अब सवाल था कि गुरुजी इस टाइम पे तो अंडोत्सर्ग हुआ, उसके बाद क्या कहानी है। आप यहां से इस 15वें दिन से और यहां तक के बारे में बात करो। हमने बोला हम मान रहे हैं, मान लीजिए 28 दिन का है, तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है ल्यूटियल अवस्था। और ल्यूटियल अवस्था कितने दिन की, हमने बोला अवधि। जब भी पूछे कि इस ल्यूटियल अवस्था की अवधि कितनी है, तो हमने बोला 14 दिन। और ये 14 दिन क्या है, एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है, इनमें कोई भी हेर फेर नहीं है। ये एकदम फिक्स है। तो आप देखो ये अवधि भी बदल रही है, ये अवधि भी बदल रही है, लेकिन ये 14 दिन एकदम फिक्स है। तो मैं ये कह दूं कि जब भी बोले कि अंडोत्सर्ग कब होगा, तो मैंने कह दिया कि अगर 28 दिन का साइकिल है तो उसमें से ये 14 दिन कम कर दो, इन 14 दिन को घटा दोगे तो 14 दिन पहले आ जाओ, 14 दिन को घटा दो, उसके बाद हम अंडोत्सर्ग की डेट निकाल सकते हैं। यस, कि ल्यूटियल अवधि शुरू होने से तुरंत पहले, और ल्यूटियल अवधि कितने दिन पहले शुरू हुई, 14 दिन पहले, तो 28 में से 14 घटा दो, तो अंडोत्सर्ग कितने तारीख को होगा, 14 तारीख को। अगर 29 दिन का साइकिल हुआ तो 29 में से 14 घटा दो, अंडोत्सर्ग कितने तारीख का होगा, आप कहोगे 15 तारीख का। अगर 30 दिन होते तो 30 में से 14 घटा दो, अंडोत्सर्ग कितने तारीख को होगा, 16वें दिन होगा, 16 तारीख को होगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई कहे कि एक महिला में हमें अंडोत्सर्ग की अवधि निकालनी है, तो बड़े ध्यान से देखना, अगर कोई कहे कि एक महिला में हमें अंडोत्सर्ग की अवधि निकालनी है, कि महिला में अंडोत्सर्ग जो था वो कब होगा, अगर हमें ये अवधि निकालनी है, तो ये अवधि हम कैसे निकालें, कैसे निकालें। तो याद रखना, जब भी हमें अंडोत्सर्ग की अवधि निकालनी हो, या अंडोत्सर्ग का दिन, अगर हमें अंडोत्सर्ग का दिन निकालना हो कि महिला में अंडोत्सर्ग कब होता है, अगर ये दिन निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, हमने बोला आर्व चक्र की अवधि। ये लीजिए, हमने बोला हम बात करेंगे इस आर्व चक्र की अवधि, और इसमें से घटा देंगे माइनस ल्यूटियल अवस्था की अवधि। और आपको पता है ल्यूटियल अवस्था की अवधि कितनी होती है, आप कहोगे 14 दिन। भाई ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये फॉर्मूला याद करा और सवाल का जवाब आपकी उंगलियों पे होगा, सवाल का जवाब आपकी उंगलियों पे होगा, सवाल का जवाब आपकी उंगलियों पे होगा, उंगलियों पे होगा। यस, यस, यस। अब तुम कहो तो मैं इससे संबंधित एक सवाल करवा दूं, जल्दी बोलो। अगर तुम कहो तो मैं इससे संबंधित एक सवाल करवा दूं, एक सवाल करवा दूं। यस, अगर तुम कहो तो मैं इससे संबंधित एक सवाल करवा दूं। यस, 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 है ना। अब किसी स्टूडेंट का सवाल है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अवस्था है। बेटा ब्लीडिंग अवस्था का महिला को पता रहता है,
उसके अलावा वो केवल अंदाजा लगा सकती है अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से कि पिछले बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि 28 दिन की थी या 30 दिन की थी। उसके हिसाब से केवल वो अनुमान लगा सकती है, वो गारंटी नहीं ले सकती। गारंटी नहीं ले सकती कि ओव्यूलेशन कहां पे होगा, कैसे होगा। नहीं हो सकता है पिछले बार मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में पूरा हुआ हो, 30 दिन में पूरा हो, अगला जो आए वो 45 दिन में आए, 1.5 महीने में आए, वो कोई गारंटी नहीं होती। केवल पुराने कंटिन्यूअस अगर 30 दिन का चला रहा है तो उसके हिसाब से वो केवल अनुमान लगा सकती है। तभी तो कह रहे हैं इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। यस। अब सवाल था गुरुजी क्या अपन इसका एक सवाल कर सकते हैं? हमने कहा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी महिला में आर्तु चक्र की अवधि 35 दिन है तो महिला में अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? अंडोत्सर्ग का दिन बताना है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की अवधि है। यस, ये अवधि 35 दिन की है तो बताओ अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? कैलकुलेट कर लो भाई। अभी फॉर्मूला बताया था हमने कि जब भी पूछे अंडोत्सर्ग का दिन, अगर कोई कहे अंडोत्सर्ग किस दिन होगा, अंडोत्सर्ग का दिन बताओ, तो सीधा याद रखना है अंडोत्सर्ग का दिन क्या था, तो आप क्या कहोगे? आर्तु चक्र की अवधि माइनस ल्यूटियल अवस्था की अवधि। निकाल लो। आर्व चक्र की अवधि कितनी है? 35 दिन। ल्यूटियल अवस्था की अवधि फिक्स होती है कितने दिन? 14 दिन। तो 35 में से 14 घटाओगे तो हमसे पास उत्तर आएगा अंडोत्सर्ग का दिन। कौन सा दिन हो गया? हमने बोला अंडोत्सर्ग जो हुआ वो हुआ 21st डे पे, 21वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। अब महिला को थोड़ी पता है, मतलब पहले 28 दिन का था, जब 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो रहा था, मतलब ये जो पुटी की अवस्था थी ये 13वें दिन तक चल रही थी, 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो गया था। लेकिन अगर 35 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो ये पुटी की अवस्था 21 डे तक शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? अगर 21वें दिन अंडोत्सर्ग होगा तो पुटी की अवस्था 20वें दिन तक चल रही है, 21वें दिन तो फिर अंडोत्सर्ग हो ही रहा है। यस। तो कहने का मतलब, इसीलिए मैंने कहा कि पुटी की अवस्था की अवधि जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन इसकी अवधि जो है वो एकदम फिक्स है। केवल महिला अनुमान लगा सकती है, क्योंकि अगर एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो अंडोत्सर्ग का जो दिन है वो भी बदल जाएगा। इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। फिर मैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की हर एक अवस्था में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में बात करता हूं। और इसके क्वेश्चन बड़े ही बवंडर आने वाले हैं, जबरदस्त आने वाले हैं। यस, तबाही मचाने वाले। यस, चले भैया
अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप कहोगे गुरुजी आपने हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 अवस्थाएं हैं, एक मेंस्ट्रुअल अवस्था, दूसरी फॉलिकुलर अवस्था, तीसरी मेरे पास है ल्यूटियल अवस्था जिसको बोलते हैं सिक्रेटरी अवस्था। अब बड़े ध्यान से देखना, अब यहां पर देखते हैं, हमने बोला था कि यहां पर चेंज आते हैं वो अंडाशय में चेंज आते हैं, तो हमने बोला ये मेरे पास है अंडाशयी परिवर्तन, ये मेरे पास है गर्भाशयी परिवर्तन, अब याद करो अंडाशय में परिवर्तन कौन करवाते हैं, अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन, और गर्भाशय में परिवर्तन कौन करवाते हैं, अंडाशय के हार्मोन, अंडाशय के हार्मोन। अब कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा अच्छा बना के और फिर कहानी को बड़े सुकून से बड़े ध्यान से देखना। वो पूछेगा सर आपने बोला शुरू में 3 से 5 दिन तक महिला में ब्लीडिंग होती है, हमने कहा जब महिला में ब्लीडिंग होती है उस दौरान क्या हो रहा होता है, क्योंकि जब ब्लीडिंग हुई तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम थी वो तो टूटी, ये बात फिक्स है कि ब्लीडिंग हुई तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम क्या थी, वो टूटी। लेकिन आप ये तो बताओ कि अंडाशय में उस टाइम पे क्या चल रहा होता है, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये अग्रपीयूष ग्रंथि है, ये क्या काम कर रही होती है, ये FSH एंड LH का स्रावण करती है। यहां से क्या होता है, हमने बोला ये FSH तथा LH का स्रावण करती है। जब इसका स्रावण हुआ तो याद करो महिला के अंडाशय में क्या थी, प्राथमिक पुटिकाएं थी, वो प्राथमिक पुटिकाओं में वृद्धि शुरू हुई तो ब्लीडिंग फेज में ही क्या हो जाता है, अंडाशय की पुटिका का परिवर्धन शुरू हुआ। तो हमने बोला अंडाशयी पुटिका का परिवर्धन शुरू हुआ। हमने बोला अंडाशय पुटिका का परिवर्धन क्या हुआ, शुरू हुआ। बोला गुरुजी ठीक बात है। अब पूछेगा सर अंडाशय में तो पुटिका का परिवर्धन शुरू हो गया, हाँ, और आपको पता है कि अंडाशय में पुटिका का परिवर्धन शुरू हुआ है, लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि ओवरी से क्या कोई हार्मोन निकल रहा था, मैंने कहा हाँ, लेकिन ओवरी से प्रोजेस्टेरोन जो था वो बहुत कम मात्रा में निकल रहा था। तो ओवेरियन हार्मोन की मात्रा अगर पूछे तो आपका जवाब होगा प्रोजेस्टेरोन का स्तर वो क्या था, वो अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन जो निकल रहा था वो बहुत बहुत कम निकल रहा था। अब पूछेगा कि ये इतनी कम मात्रा में प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था, क्या इसकी वजह से क्या हुआ। याद करो मैंने बोला था गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम किसका था, प्रोजेस्टेरोन का। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में रक्त वाहिनियों का निर्माण कौन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन कर रहा था। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ग्रंथियों का निर्माण कौन कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन कर रहा था। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरा तो मैंने बोला क्या हुआ, गर्भाशय में परिवर्तन हुआ। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम तथा उसकी रक्त वाहिनी टूट गई और माहवारी के साथ योनि द्वार से बाहर मुक्त हुई। तो ब्लीडिंग अवस्था में यही तो होता है। ब्लीडिंग अवस्था में क्या होता है, योनि द्वार से रक्त निकल रहा है, उस रक्त में क्या है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के टुकड़े हैं, ऊतक द्रव्य है, रक्त वाहिनी टूटी, उन रक्त वाहिनी की कोशिकाएं हैं, उनसे बाहर निकलने वाला रक्त है, म्यूकस है, ये सारी सारी चीजें माहवारी में है। तो जब भी बोले ब्लीडिंग अवस्था में क्या देखा, तो अंडाशय में तो अंडाशय पुटिका का परिवर्धन शुरू हुआ था, केवल शुरू हुआ था, और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल चुकी है।
बोला सर ठीक है। अब इस मेंस्ट्रुअल अवस्था के बाद हम चले गए फोलिकुलर अवस्था में। पूछेगा गुरुजी ये जो फोलिकुलर अवस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पुटी की अवस्था, इस पुटी की अवस्था में क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला इस पुटी की अवस्था में FSH जो था, उस FH का SH का स्रावण जो था, वो FSH का स्रावण भी बहुत ज्यादा हुआ, एंड LH स्रावण जो है, वो LH का स्रावण जो है वो भी क्या हुआ? बहुत ज्यादा। यहां पर FSH और LH दोनों का ही स्रावण क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, अगर FSH और LH का स्रावण ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? प्राथमिक पुटिका से ग्राफियन पुटिका का निर्माण होगा, पुटिका का परिवर्धन होगा। तो हमने बोला इसकी वजह से क्या हुआ? हमने बोला पुटिका का परिवर्धन हुआ, परिवर्धन हुआ, पुटिका का परिवर्धन हुआ। मतलब यह थी कि प्राथमिक पुटिका जो थी उससे निर्माण हुआ किसका? ग्राफियन पुटिका का। प्राथमिक पुटिका जो है उससे निर्माण हुआ किसका? ग्राफियन पुटिका का निर्माण हुआ, ग्राफियन पुटिका का निर्माण हुआ। अब याद करो, मैंने बताया था कि महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण सबसे ज्यादा कौन करती है? आपका जवाब था परिवर्धनशील पुटिका। जब पुटिका का परिवर्धन हो रहा है तो यह परिवर्धनशील पुटिका जो थी ये किसका स्रावण करती है? एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। इसलिए अंडाशय से एस्ट्रोजन का स्रावण क्या हुआ? एस्ट्रोजन का स्तर जो था वो एस्ट्रोजन का स्तर बहुत बहुत क्या हो गया? ज्यादा। तो जब भी बोले, हमने इसको बोला है एस्ट्रोजेनिक फेज, एस्ट्रोजेनिक अवस्था, क्योंकि इसका मुख्य हार्मोन कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन, जो कहां से निकलता है? जो कि परिवर्धनशील पुटिका से निकलता है, परिवर्धनशील पुटिका से निकलता है। अब ये एस्ट्रोजन खूब सारा आ गया, तो इस एस्ट्रोजन के आने के कारण क्या हुआ? हमने बोला ये एस्ट्रोजन आ गया, तो इस एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ी, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं में विभाजन प्रेरित करता है। तो हमने बोला इसकी वजह से क्या हुआ? हमने बोला गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की मोटाई, वो मोटाई क्या हुई? बढ़ी। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ी, वो लगातार क्या होने लगी? मोटी होने लगी। ये कौन सी अवस्था की में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है फोलिकुलर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? फोलिकुलर अवस्था में। तो पहले ये जो इतनी सी बात करी, ये इतनी सी बात करी, एक बार इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं एनसीईआरटी माता का ग्राफ आपको बताता हूं, और उस ग्राफ में ये इतनी जो बात बताई, इस बात का वर्णन करता हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। यस, इतनी सी बात को नोट करना बेटा, बस। मुझे आपके हार्डली 10 से 15 मिनट का समय चाहिए। 10 से 15 मिनट में अपन इसको खत्म करके रसगुल्लों की अदालत में चल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा। आप देखो, अपनी एनसीईआरटी माता ने ये ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये FSH एंड LH हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं और ये ओवरी में आके काम कर रहे हैं। ये हार्मोन कहां आके काम कर रहे हैं? ओवरी में आके काम कर रहे हैं। ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन है, ये अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, ये जाके गर्भाशय पर काम कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखते हो कि ये यहां से यहां तक, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक आसानी होगी समझने में। यस, हमने बोला कि अगर आप यहां देखो तो यहां से यहां तक, हमने बोला ये 5वें दिन तक आप देख रहे हो,
ये रक्त स्राव की अवस्था है, ब्लीडिंग अवस्था है। और देखो ब्लीडिंग अवस्था में गर्भाशय में पुटिका का परिवर्तन होने लग गया। इस प्राइमरी फॉलिकल से धीरे 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 सेकेंडरी फॉलिकल बनना शुरू हो गई। यही परिवर्तन मैंने बताया, अब डायग्राम में देख सकते हो। बोला हां, बोला कि गर्भाशय में, हमने बोला गर्भाशय में तो एंडोमेट्रियम टूट रही है, रक्त के द्वारा योनि द्वार से बाहर निकल रही है, रक्त के साथ, माहवारी के साथ, ऐसा ही दिखाया गया है। अब अगली अवस्था को आप बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला कि यहां से और यहां तक की कहानी को देखो, यहां से और आप यहां तक की कहानी को देखो। यहां से यहां तक की कहानी को जब आप देख रहे हो तो यहां पे आपकी नजर जाके रुक जानी चाहिए, यहां पे आपकी नजर जाके रुक जानी चाहिए कि यहां पे इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई है। पूछेगा ये एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आया? हमने बोला यहां पर देखो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई है। ये एस्ट्रोजन कहां से आया? इस परिवर्धनशील पुटिका ने इस एस्ट्रोजन का स्रावण किया। तो याद रखना, पुटिकीय अवस्था में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई होता है तो वो एस्ट्रोजन का स्रावण कौन करता है? उसका स्रावण करती है परिवर्धनशील पुटिका। परिवर्धनशील पुटिका उसका स्रावण करती है। यहां पर देखो, यहां पर दोबारा से इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा है। यहां पर देखो दोबारा से इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा है। याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार बढ़ता है। एक बार तो पुटिकी अवस्था में और दूसरा ल्यूटियल अवस्था में। पुटिकी अवस्था में बढ़ता है कौन? जब परिवर्धनशील पुटिका एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। और ल्यूटियल अवस्था में इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था ये एस्ट्रोजन का स्रावण करता है, ये एस्ट्रोजन का स्रावण करता है, ये एस्ट्रोजन का स्रावण करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल केवल और केवल एक ही बार बढ़ रहा है, केवल और केवल एक ही बार बढ़ रहा है। और वो कौन सी अवस्था में बढ़ रहा है? पुटिकी अवस्था में, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है। इसलिए हमने बोला इस पुटिकी अवस्था को बोलते हैं का मुख्य हार्मोन है एस्ट्रोजन, और इस ल्यूटियल अवस्था का मुख्य हार्मोन है, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो दिन है ये 14वां दिन है जहां पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। मैं इस कहानी को बताता हूं, इतनी कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि यहां से एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा और आप यहां पर देखना इस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की मोटाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आप बड़े ध्यान से देखना, इस एंडोमेट्रियम की मोटाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यस, बोला हाँ गुरुजी। अब क्या हुआ? बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये लो भाई साहब, पूछेगा सर 14वें दिन क्या हुआ? आप तो 14वें दिन की कहानी बताओ। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं 14th डे पे। जब क्या हुआ? ओव्यूलेशन। पूछा ओव्यूलेशन के कारण क्या हुआ? बेटा ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हुआ? एलएच हार्मोन जो था उस एलएच हार्मोन का लेवल हो गया बहुत ज्यादा, एफएसएच का भी लेवल क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो हमने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच स्तर हमने कहा बहुत बहुत ज्यादा, एंड एलएच स्तर ये भी हो गया बहुत बहुत ज्यादा। एलएच का स्तर सबसे ज्यादा हो गया जिसको अपन बोलते हैं एलएच सर्ज। तो जब भी बोले एलएच सर्ज कब होता है? हमने बोला अंडोत्सर्ग के टाइम होता है। और ये एलएच हार्मोन ही था जिसकी वजह से ग्राफियन पुटिका फटेगी और उसमें से अंडा बाहर निकलेगा, अंडा बाहर निकलेगा। ये कहानी किसमें हुई? 14वें दिन हुई। तो हमने बोला 14वें दिन अंडाशय में क्या हुआ? हमने बोला ग्राफियन पुटिका फटी तथा अंडा मुक्त हुआ। हमने बोला ग्राफियन पुटिका फटी जिससे अंडा मुक्त हुआ।
दैट इज, इसी को अपन बोलते ओव्यूलेशन हुआ। इसी को अपन बोल देते हैं क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। बोला गुरुजी ठीक है। अब गुरुजी अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकला? बेटा याद रखना, इस अंडोत्सर्ग के टाइम पे एस्ट्रोजन स्तर जो होता है वो क्या होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर जो होता है वो होता है बहुत बहुत हाई, बहुत बहुत हाई। तो याद रखना, वो सवाल नीट में पूछा जा चुका है कि बताओ अंडोत्सर्ग के समय कौन कौन से हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है। तो आप कहोगे 3 हार्मोन, एफएसएच का भी ज्यादा होता है, एलएच का भी ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन का भी ज्यादा होता है। इन तीनों हार्मोन का स्तर अंडोत्सर्ग के समय ज्यादा होता है। पूछेगा सर गर्भाशय में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं, एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ी। एंडोमेट्रियम जो है उसकी मोटाई जो थी वो मोटाई बढ़ी। इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर हम अंतिम अवस्था की तरफ बढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं ल्यूटियल अवस्था। यस, अब अंतिम अवस्था अपने पास बची है, इस अंतिम अवस्था को अपन बोल देते हैं ल्यूटियल अवस्था। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। अंतिम अवस्था को बोल देते हैं ल्यूटियल अवस्था। पूछेगा सर ये ल्यूटियल अवस्था जिसकी अवधि 14 दिन फिक्स है, इसमें क्या हुआ? इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक हम बात करते हैं प्रारंभ में, और दूसरी हम बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं अंत में, कि प्रारंभ में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। बेटा प्रारंभ में अपने पास एफएसएच ज्यादा है तथा एलएच जो है वो एलएच भी क्या है, ज्यादा। प्रारंभ में एफएसएच भी ज्यादा है और एलएच भी ज्यादा है, और ये एलएच क्या काम करता है, इस ग्राफियन पुटिका का जो शेष बचा हुआ भाग है उससे कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाता है। तो किसका निर्माण हुआ? हमने बोला कॉर्पस, अंडाशय में क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम जो था उस कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ। बोला सर ठीक है। अब याद करो, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था ये तो अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है। बोला हां, इसलिए क्या हुआ? हमने बोला एस्ट्रोजन स्तर जो था वो क्या हुआ, बढ़ा, एंड प्रोजेस्टेरोन स्तर जो था वो भी क्या हुआ, बढ़ा। इन दोनों में हमने बोला मुख्यतः हमने बोला मेन हार्मोन यही है, प्रोजेस्टेरोन ही मेन हार्मोन है, इसका स्तर ही बढ़ना बेहद जरूरी है। बोला साहब ठीक है। अब पूछेगा गुरुजी गर्भाशय में क्या चेंज देखा? हमने बोला एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन का भी बढ़ा। यह एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाने का काम करेगा। एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाने का काम करेगा कौन? एस्ट्रोजन। क्योंकि एस्ट्रोजन का तो काम ही था एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाना, और भाई साहब प्रोजेस्टेरोन का काम था उसको मेंटेन रखना। तो इसने क्या काम किया? हमने बोला एंडोमेट्रियम की मोटाई, वो एंडोमेट्रियम की मोटाई क्या हुई बेटा? हमने बोला इंक्रीज हुई, पहला काम। और क्या काम किया? हमने बोला पहला काम ये किया। पूछेगा इसके अलावा और क्या काम किया? हमने बोला दूसरा काम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था वो रक्त वाहिनियों का निर्माण करेगा। तो हमने बोला एंडोमेट्रियम
में रक्तवाहिनी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम में ग्रंथि का निर्माण हुआ। और क्या हुआ? हमने बोला, अंतिम बात लिख रहा हूं कि इसने गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार किया। गर्भाशय एकदम रेडी है कि अगर निषेचित अंडा आएगा, भ्रूण आएगा, तो उस भ्रूण का आरोपण हो सकता है। गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार किया। बच्चे, ये सारे के सारे जो काम थे, ये सारे के सारे जो काम थे, ये सारे के सारे काम कर दिए किसने? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन ने मिलकर। पूछेगा, गुरुजी आप हमें बताओ इसके अंत में क्या हुआ? तो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला, अंत में क्या हुआ? भैया अंत में तो सब बुरा ही होना था। क्या इसके अंत में क्या हुआ? एफएसएच जो था, उस एफएसएच का स्तर क्या हुआ? कम। एंड एलएच जो था, उस एलएच का स्तर भी क्या हुआ? कम। अब याद करो, कौन सा ऐसा हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी था? जल्दी बोलो, कौन सा ऐसा हार्मोन था? कौन सा ऐसा हार्मोन था? कौन सा ऐसा हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी था? कौन सा ऐसा हार्मोन था जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी था? आपका जवाब है गुरुजी एलएच। लेकिन यहां पर देखिए, एलएच हार्मोन का स्तर तो क्या हो रहा है मेरे लाडले? कम। अरे जब एलएच हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी जिंदा नहीं बचेगा। तो हमने बोला क्या हुआ? हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम विघटित होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो विघटित होकर किसका निर्माण कर देता है? कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण कर देता है। और बता दो ना, क्या कॉर्पस एल्बिकेंस किसी भी हार्मोन का, क्या कॉर्पस एल्बिकेंस किसी भी हार्मोन का संश्लेषण स्रावण कर सकता है? कर सकता है? आप कहोगे ना। तो जो ही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में टूटा, अब हार्मोन का स्रावण हो गया बंद, तो धड़ाम से एस्ट्रोजन का जो स्तर था, एस्ट्रोजन स्तर जो था वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया। प्रोजेस्ट्रोन का जो स्तर था, वो प्रोजेस्ट्रोन का जो स्तर था वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया, वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया, वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया, वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया। और अब ये नीचे गिर गया तो अब धीरे 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 ये ब्लीडिंग अवस्था की तरफ अग्रसर होगा। ये ब्लीडिंग अवस्था की तरफ अग्रसर होगा, ब्लीडिंग अवस्था की तरफ अग्रसर होगा। यस, जल्दी से इतनी सी बात नोट कर लीजिए, मैंने पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिल्कुल अलग अलग स्टेप में तोड़ के, ताकि क्लैरिटी आए, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, वो बता दिया है भाई।
वो बता दिया भाई। ऐसा आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा। पूरी एनसीईआरटी किताब को पढ़ोगे तो भारी रामायण लिखने को मिलेगी। मैंने सब चीजों को एकदम अलग अलग करके बता दिया है कि गर्भाशय में क्या चेंज आएगा, अंडाशय में क्या चेंज आएगा, कब आएगा, वो पूरी की पूरी बात मैंने आपको बता दी है। इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। और भाई साहब, ये जो भरपूर मेहनत करी है, इस बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट को यहां समेटने की जो भरपूर मेहनत करी है, अगर मेरी ये मेहनत सफल हो गई, कहते हो कि यस सर आपकी मेहनत सफल हो गई, कुछ समझ आया तो है, आया तो है, आया तो है, तो फिर मुझे बता दो। मैं भी कह दूंगा कि लोग इश्क को खुदा कहते हैं, लोग इश्क को खुदा कहते हैं, कोई करे तो इसे गुनाह कहते हैं। एक कहावत है कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों बहते हैं, क्यों बहते हैं, क्यों बहते हैं, बता दो भाई। क्योंकि अगर पत्थर दिल नहीं रोएगा तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों निकल के आए, पहाड़ों से झरने क्यों निकल के आए, ये बात आप मुझे बता दीजिए। भरपूर प्यार, भरपूर प्यार, भरपूर प्यार। अब अगले 2 मिनट में मैं कहानी खत्म कर देता हूं। अगले 2 मिनट में मेरे लाडलो मैं कहानी खत्म कर देता हूं। सवाल पूछा जाता है कि सर एक महिला है, एक महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, तो क्या हम कह देंगे कि वो प्रेग्नेंट है? हम कह रहे हैं, क्या हम उसको 100% बोल सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है? मैं कहूंगा नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। बोला क्यों? तो पहली लाइन तो ये लिख देता हूं कि महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति प्रेगनेंसी का संकेत है। ये प्रेगनेंसी का संकेत है। हम बोल रहे हैं कि हां महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो हम 100% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं में तनाव की वजह से, कमजोर स्वास्थ्य की वजह से, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। तो हमने बोला कि कई बार तनाव, कमजोर स्वास्थ्य, आदि के कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। नहीं आते। बोला साहब ठीक है। अब सवाल पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, क्या? हमने बोला कि एक गर्भवती महिला है, उसमें गर्भकाल के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? तो देखिए, हमने बोला कि अगर कोई कहे गर्भवती महिला में कि गर्भवती महिला जो है, उस गर्भवती महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आते, तो याद करो, गर्भवती महिला में गर्भकाल के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है? हमेशा ज्यादा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का स्तर, एक गर्भवती महिला जो है, उस गर्भवती महिला में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्तर जो था वो हमेशा क्या होता है बेटा? हाई होता है। और जब भी महिला में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों साथ साथ ज्यादा मात्रा में होंगे, ये कहेंगे हम साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ ज्यादा मात्रा में होंगे, तो क्या होगा? FSH एंड LH स्तर जो होगा, इन दोनों का स्तर होगा बहुत बहुत कम।
अब याद करो, महिला में ना तो एफएसएच सही मात्रा में है ना एलएच सही मात्रा में है, तो बिना एफएसएच के अंडे का परिवर्धन हो पाएगा क्या? ना। बिना एलएच के अंडोत्सर्ग हो पाएगा ना। मतलब ये दोनों होंगे ही नहीं, तो अंडाशय का चक्र तो रुक गया, और अंडाशय के चक्र के बिना गर्भाशय का चक्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमने बोला, इसीलिए हमने बोला नो मेंस्ट्रुएशन। इसीलिए महिला में कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। बोला गुरुजी ठीक है, पर सर हम एक बात और कहते हैं कि एक लैक्टेटिंग मदर, ऐसी मां जो बच्चे को दूध पिला रही है। यस, देखते हैं भाई, हमने आपसे बात की एक लैक्टेटिंग मदर, एक लैक्टेटिंग मदर, ऐसी मां जो बच्चे को दूध पिलाती है। और ये कहानी है बच्चे के जन्म से 6 महीने तक, बच्चे के जन्म के 6 महीने तक। तो हमने बोला बच्चे के जन्म के 6 मंथ्स तक, केवल बच्चे के जन्म के 6 महीने तक की बात है, उससे ज्यादा हम कंसीडर नहीं करेंगे। बेटा अगर एक मां बच्चे को दूध पिलाती है तो पक्की बात है मां की स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण हो रहा होगा। बोला हां, तो बताओ मां की स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण कौन सा हार्मोन करवाता है? जल्दी बोलो, मां की स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण कौन सा हार्मोन करवाता है? कौन सा हार्मोन करवाता है? जल्दी जवाब दो भाई, ये पूरी की पूरी कहानी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यस, जल्दी बताओ, पूरी की पूरी कहानी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यस, प्रोलैक्टिन। तो इसका मतलब मां के शरीर में इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर जो है, वो स्तर क्या है बेटा? बहुत बहुत ज्यादा। बोला हां। अब बेटा ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर मां के शरीर में ज्यादा है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इस एफएसएच एंड एलएच स्रावण को क्या करता है? कम। तो हमने बोला तो इसकी वजह से क्या हुआ? एफएसएच एंड एलएच स्तर जो था वो क्या हो गया? बहुत बहुत कम। ये प्रोलैक्टिन इनका स्रावण नहीं करने देता, और अगर एफएसएच एलएच नहीं आएंगे तो हमने बोला इसकी वजह से होगा नो मेंस्ट्रुएशन। नो मेंस्ट्रुएशन। भाई यहीं पे जाके आज की कहानी खत्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एक कंसेप्ट जो था वो हमने कवर कर लिया है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली कहानी इसलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, क्योंकि अगला चैप्टर जो जनन स्वास्थ्य आ रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट पे, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड निषेचन वाले कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। अगर ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो भाई वहां पे तो लंका लग जाएगी, वहां पे तो लंका लग जाएगी। यस, इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं सीधा ले चलूंगा आपको रसगुल्लों की अदालत में, रसगुल्लों की अदालत में, रसगुल्लों की अदालत में, रसगुल्लों की अदालत में। इतनी सी कहानी को एक बार नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं सीधा यस यस कर लिया। तो चलिए भाई मैं सीधा आपको रसगुल्लों की अदालत में ले चलता हूं। अब एक इस कहानी पर पहुंचने से पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी आपको बता देता हूं। बेटा हम पूरे जी जान से पढ़े, पूरी शिद्दत से पढ़े, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिसको बहुत सारी चीजें कनेक्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि ये पोर्शन ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है।
कई चीजें घोच पोच कर जाती है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कई लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में आता है, 3 बार में आता है। आप लेक्चर को 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं, लेकिन बेटा ये वाला पोर्शन और निषेचन वाला पोर्शन चाहे लेक्चर 1 बार देखना पड़े, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, अच्छे से कर लेना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसको समझना बेहद जरूरी है। मेरी बात क्लियर है ना? चलो आ जाओ। तो रसगुल्लों की अदालत का ये एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सवाल को देखिए और बताइए। ये कह रहा है वह हार्मोन जो पुटी के विकास को प्रेरित करता है। यस, अभी हमने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में सभी हार्मोनों के बारे में बात करी थी। तो इन ए बी सी डी में से वो हार्मोन बताइए जो पुटिका के परिवर्धन को प्रेरित करता है। एलएच करता है, एफएसएच करता है, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्ट्रोन। और इस ग्राफ में वो कौन सा है? ए नंबर का है, बी नंबर का है, सी नंबर का है कि डी नंबर का है? यस, जल्दी बताइए। यस, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखते हैं, जवाब देते हैं। समय शुरू हो गया अब। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखते हैं। समय शुरू हो चुका है अब। सभी हॉर्मोन्स के कार्य हमने एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, इसमें भी पढ़े हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। देखिएगा बेटा, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए वाला है एफएसएच, ये बी वाला है एलएच, सी वाला है एस्ट्रोजन और डी वाला है प्रोजेस्ट्रोन। अब याद करो, पुटिका का परिवर्धन कौन करवाता है? एफएसएच करवाता है। और एफएसएच कौन सा है? ए वाला। एस्ट्रोजन हार्मोन तो गर्भाशय पे काम करता है, पुटिका का परिवर्धन तो अंडाशय में होता है, और अंडाशय पे तो एफएसएच एलएच काम करते रहे झंडू। तो हमने बोला उत्तर कौन सा गया? ए ए ए उत्तर गया ये ए वाला हार्मोन, इसलिए आंसर गया 1। केवल 14% जनता का सही जवाब। यार क्या वाहियात लोग हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। C4 एस्ट्रोजन। अरे एस्ट्रोजन तो अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है जो गर्भाशय पे काम करता है भाई। और लिख रखा है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ाता है। मैं यहां पुटिका का परिवर्धन कर रहा हूं कि कौन सा हार्मोन है जो प्राथमिक पुटिका को ग्राफियन पुटिका में बदलता है। अरे भाई एफएसएच बदलता है। बिल्कुल कॉपी में स्टार जमा जमा के लिखा रखा है यार, शर्म आनी चाहिए। मैंने धरती पे इतने बेशरम लोग नहीं देखे। मतलब बिना टांग पूंछ की बात, कई कॉन्फिडेंस से लिख हो रहे हैं एस्ट्रोजन। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। हमने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन अंडाशय पे काम करेंगे, अंडाशय के हार्मोन गर्भाशय पे काम करेंगे। हद है भाई। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए भाई। क्या करें, अपने ही बेइज्जती करवाएंगे तो आदमी जाएगा कहां? यस, अगले सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। जवाब दीजिए भाई जल्दी से। जल्दी से जवाब दीजिए भाई। जल्दी से, ये लो।
बड़े ध्यान से देखना, ये कह रहा है सही कथनों का चुनाव कीजिए। एक रजोधर्म से अगले रजोधर्म तक की घटनाओं के चक्र को मासिक धर्म चक्र बोलते हैं। बिल्कुल। मासिक धर्म प्रावस्था दैट इज ब्लीडिंग अवस्था 12 से 14 दिनों तक रहती है। गलत बात। मासिक धर्म प्रवाह गर्भाशय की गर्भाशय अंतस्तर अस्तर के टूटने कारण होता है। हाँ, एंडोमेट्रियम टूटती है। रजोधर्म तभी होता है जब छोड़ा गया अंडाणु निषेचित न हो। बिल्कुल। अगर निषेचन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, क्योंकि गर्भ अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, आंसर गया 2, आंसर गया 2, आंसर गया 2, आंसर गया 2। ओ भाई साहब, यस, मुझे यही रसगुल्ला आर्मी चाहिए। पिछला सवाल जो इतना आसान सवाल था, उनमें तुमने मेरी लंका लगा दी, बेइज्जती करवा दी। और इस सवाल में मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग खत्म। भाई साहब, इसमें तुमने गजब का जोश दिखाया। लव यू। क्या बात मेरे लाडलो, मजा आ गया। लव यू यार, क्या बात है। हैट्स ऑफ। यस, हैट्स ऑफ। मतलब तुमने कहा कि हमने सर का दिल तोड़ दिया है, इस बार दिल रखते हैं। तो भाई फेविक्विक से तुमने मेरा दिल जोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो, ये रहा बड़ा ही प्यारा सा बवंडर सा सवाल मेरे लाडलो। जल्दी से ऐसा ही धमाका दिखा दो यार। दिल गार्डन गार्डन कर दिया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, मजा कर दिया तूने यार। वाह भाई वाह, क्या बात है मेरे लाडलो, मजा कर दिया। अब ऐसे ऐसी ये रसगुल्ला आर्मी मेरे को चाहिए। बिल्कुल। गजब भाई, गजब। ये भाई बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। यस। मैच द कॉलम में मासिक धर्म में क्या होता है? गर्भाशय की परत टूटती है। पुटी की अवस्था में क्या होता है? एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है, मतलब जो एंडोमेट्रियम टूटी थी वो दोबारा से रिपेयर हो रही है। अंडोत्सर्ग में क्या होता है? एलएच सर्ज आता है। स्रावी अवस्था का मुख्य हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ए में सेकंड बेस्ट आंसर यहीं से हो गया। यस। ओ भाई साहब, यस, गजब 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 गजब, मजा आ गया भाई। बवंडर 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 बवंडर, गजब। ये भाई हर एक हार्मोन का काम मैंने लिख के दिया आपके सामने। जल्दी से हर एक हार्मोन का काम आप भी मुझे बता दीजिए। ये बड़ा प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से हर एक हार्मोन का काम आप मुझे बता दीजिए। यस। जवाब दो भाई। जवाब दीजिए मेरे लाडलो, जवाब दीजिए मेरे लाडलो, जवाब दीजिए मेरे लाडलो। यस।
भैया एफएसएच क्या करता है? पुटिकाओं का परिवर्धन। एलएच क्या करवाता है? अंडोत्सर्ग। एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है, उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करता है। सीक्वेंस ही है ए ए ए, सीक्वेंस ही है ए ए ए ए ए। 84% जनता का सही जवाब, 84% जनता का सही जवाब। एकदम बवंडर, एकदम बवंडर, एकदम बवंडर। लीजिए भाई, लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं। भाई साहब यहां पर विष्णु नागर जी ने सबसे भयंकर जवाब दिया है, सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राज सिंह नाहर, हसन, हरी सिंह, अनन्या, किरण, लव, ये काजू कतली, ये हीना, ये अरुण, तो भाई साहब ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। क्या बात है यार, कोई तो रोक लो, ऐसी भी क्या बात है, बवंडर मचा दिया। इसी के साथ हम बात करते मेरे लाडलो आज के होमवर्क की। होमवर्क में सबसे पहला काम, नोट्स जो है उनको अच्छे से पढ़ो। जिन बच्चों के बहुत सारी चीजें कनेक्ट नहीं हुई है बेटा, वो लेक्चर को एक बार दोबारा से देखें और फिर अपनी जो डीपीपी है उस डीपीपी को आप 2 तक के सवाल लगा लो। दस्त जिंदाबाद लेक्चर होता है, खलास खलास खलास। हम अगले पे थोड़ा सा खंजर मार दिया था यहां पे, लेकिन उसके बाद आपने जो जवाब दिया, हैट्स ऑफ टू यू, दिल एकदम गार्डन गार्डन कर दिया। तो ताबड़तोड़ ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और भरपूर प्यार देते रहिएगा। मिलेंगे जल्द ही। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।